हाँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होती है? जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। धीरे धीरे मतलब पहले अर्बनाइजेशन शुरू कैसे हुई? अगर एंशियंट इंडिया की बात की जाए, एंशियंट इंडिया में ज़्यादातर रूरल एरियाज होते थे और वो अपने आप में ही रहते होते थे। इनका एक सेंटर कनेक्टिंग पॉइंट जो बनता होता था वो हमेशा टाउन्स के तौर पे इमर्ज हो जाते थे। ठीक है। पर ये टाउन स्पेसिफिकली तीन चीज़ों से होते थे। या तो ये जो भी राजा होगा उसकी कैपिटल होगी, या ये कोई रिलीजियस प्लेस होगी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इस कारण डेवलपमेंट हो गई है, या सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स के लिए ये एक तरह से ट्रेड रूट पे ये जगह पड़ती होगी। ठीक है। तो करके ये टाउन बन गया होगा जहाँ के लोग रुकते रहते होंगे। तो आज भी अगर तुम ज़्यादातर हमारे शहर देखोगे जो मेट्रोपॉलिटन है, या जो थोड़े से मतलब बड़े शहर अगर तुम लगा के चलो हर स्टेट में, उनकी आज भी इनमें से मतलब जो पुराने शहर हैं वो आज भी इन तीन चीज़ों से ही कहीं ना कहीं से बने हैं। ठीक है। किसी का भी एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, वो इन्हीं चीज़ों से बना है। अब लॉन्ग टर्म में जो शहर बनते जा रहे हैं वो ज़्यादातर, अब जो मॉडर्न लाइफ में ज़्यादातर शहर बन रहे हैं वो हमेशा ट्रेड एंड कमर्स से बन रहे हैं। पर पुराने शहर में ये तीन दो फैक्टर्स और भी होते होते थे। कोई भी शहर लगा लो हाँ, चाहे जो भी तुम्हारे आसपास बड़ा शहर है, ठीक है, जहाँ पे भी हो तुम उसे सोच के देखो। या तो वो किसी टाइम पे किसी राजा की या किसी की कैपिटल रही होगी, या वो रिलीजन की किसी चीज़ के लिए मशहूर होगी, या वो एक टाइम पे ट्रेड और कमर्स का सेंटर रहा होगा जहाँ पे लोग रुकते रहे होंगे। ठीक है। ये लोगों का रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना, और दूसरा छोटे छोटे गांव जब ओवर द टाइम दैट्स वाज थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये सेग्रीगेटेड थे, यहाँ बीच में भी आबादियां रहने लगी, तो होगा क्या, लॉन्ग टर्म में ये पूरा एक आपस में जुड़ जाएगा। तो छोटे छोटे रूरल एरियाज का आपस में जुड़ के एक अर्बन सेंटर बनना, इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन में कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? एक मिनट रुको। ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में हम अर्बन सेंटर्स को अलग अलग क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं तुम्हारे मेट्रोज, मेट्रोपॉलिटन्स या मेट्रोज कह लो। इंडिया में टोटल 4 मेट्रो टाउन्स हैं। मेट्रोपॉलिटन वो होते हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। इंडिया में मेट्रोपॉलिटन बेसिकली 4 कौन से हैं? अब करोड़ से आबादी तो और भी ज़्यादा कईयों की होने वाली है। सबसे ज़्यादा आबादी भी जिनकी है और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी जो लाते हैं हमारे लिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और तुम्हारा चेन्नई। इन चारों में एक फैक्टर देखने वाला है, ये चारों शहर इंडिया ने नहीं बसाए हैं, ना किसी इंडियन राजा ने बसाए हैं। ये चार के चार सेंटर्स तुम्हारे ब्रिटिश पावर के सिंबल्स हैं।
ब्रिटिशर्स ने जहां पे अपना ट्रेड एंड कमर्स जमाया, वहां पे ये 4 सेंटर्स इमर्ज हो गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स की 4 जगह पे जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंस थी वो यही थी, और यहीं पे उनके सेंटर्स इमर्ज हुए मॉडर्न टाइम पे, जो मेट्रोस तुम्हारे बने हैं। ठीक है, इसके बाद हम शहरों को, जैसे इन शहरों को अगर तुम वैसे करना चाहो तो ये टीयर्स में भी स्टडी करते हैं। ये टीयर 1 शहर होते हैं। टीयर मतलब होता है लेवल, जितनी आबादी बढ़ी उतना बड़ा शहर। ठीक है, टीयर 2 सिटी का एग्जांपल जैसे हम लगा के चलें तो चंडीगढ़ है, जो अपने आप में अर्बन है, पर अभी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो इनके स्तर तक नहीं पहुंची है। ठीक है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में फिर पॉपुलेशन भी बूम करेगी। चंडीगढ़ बेचारे की तो आबादी, चंडीगढ़ हो गया इसके एग्जांपल, लुधियाना हो गया, ठीक है, तुम्हारा शिमला हो गया, ये सारे टीयर 2 के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? टीयर 3 के जो टाउन्स होते हैं, टीयर 3 के शहर होते हैं जिन्हें स्टैट्यूटरी टाउन, जो छोटे शहर जिन्हें बोला जाता है ना, वो टीयर 3 के होते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन जो तुम्हारे आसपास, कई बार अगर तुम रूरल एरियाज में, तुम्हारा जो भी गाँव होगा, जहाँ तुम गाँव में ही रह रहे हो, कुछ आसपास बस छोटे से शहर होते हैं, उन्हें स्टैट्यूटरी टाउन्स बोला जाता है, जहां पे एक रूरल एरिया से बढ़ के सबसे पहली जो पहचान होती है एक अर्बन एरिया की, एक म्यूनिसिपैलिटी बनने लगी है। शायद सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड हो जिसमें कुछ ही मेंबर्स हो, कॉरपोरेशन जैसी चीज तो बड़े शहरों में होती है, सिर्फ बोर्ड ही हो, ठीक है, वो टाउन्स होते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज के ऊपर कंट्रोल्स क्या करती हैं, पंचायत, कंट्रोल पंचायत करती हैं। पंचायत के क्या क्या लेवल होते हैं, अगर सबसे नीचे लेवल पे देखा जाए, एक गांव के लेवल पे, मतलब सारा रूरल एरिया जो है वो पंचायत द्वारा ही मैनेज होता है। कैसे होता है? सबसे विलेज लेवल पे होती हैं तुम्हारी ग्राम पंचायत। विलेज से ऊपर कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस जब एक ब्लॉक बना दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लॉक पंचायत। ये बिल्कुल अलग पंचायत बन जाती है सारे एरिया को जोड़ के, पर ये सिर्फ इस ब्लॉक में आने वाले रूरल एरियाज को ही कंसिडर करेगी। ब्लॉक से सबसे टॉप पे जो आती है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पर ये सिर्फ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरियाज पड़ते हैं सिर्फ उस पे फोकस करती है। तो पंचायत वर्ड हमेशा रूरल एरिया से जुड़ा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी वर्ड जो है ये हमेशा अर्बन सेंटर से जुड़ा हुआ है। अर्बन सेंटर्स की पहली निशानी होती है कि कोई बोर्ड बनने लग गया है, उसमें सिर्फ शायद 5-7 मेंबर ही हों, ज़्यादा नहीं होते। धीरे धीरे जैसे शहर बढ़ता जाएगा, ठीक है, पहले बोर्ड से बनेगा, बोर्ड के बाद बनता होता है तुम्हारा काउंसिल, काउंसिल के बाद बनता होता है तुम्हारा एंड में कॉरपोरेशन। फिर कॉरपोरेशंस भी मल्टीपल हो जाती हैं। जैसे दिल्ली को चलाने के लिए टोटल 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली में। 3 कॉरपोरेशंस पूरे दिल्ली को चला रही है, उनका अपने अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी अपनी सड़कों की पूरी जुरिस्डिक्शन हुई है कि इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका। तो क्योंकि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उन शहरों के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाती है। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी टाउन्स का मतलब समझ आ गया। उससे भी जो बिल्कुल अभी गांव से जो अभी शहर डेवलप होने शुरू हुए हैं, ठीक है, अभी बस वो शहर बनने लगे। कुछ तो शहर पुराने हो गए, मतलब ज्यादा बड़े नहीं हो पाए, टीयर 2 नहीं बन पाए। टीयर 3 के जो शहर थे उनकी बात कर रहा हूँ कि बस अभी वो शहर हैं पर ज्यादा बड़े नहीं हुए। वैसे ही जो लास्ट शहर होते हैं वो होते हैं टीयर 4, जो सबसे छोटे शहर होते हैं, बहुत ही छोटे। बस अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह से, मतलब कुछ आज से 10-15 साल पहले तक ये गांव ही थे, अब वो शहर बनने लग गए हैं।
तो यहाँ पे इन्हें टीयर 4 माना जाता है, या इन्हें दूसरे नाम से जिससे बुलाया जाता है उसे कहते हैं सेंसस टाउन। सेंसस टाउन क्या है, इसकी कुछ कंडीशन है जिसके अंडर इसे सेंसस टाउन, यानी कि अब रूरल एरिया से तुमने इसे अर्बन की कैटेगरी में लाना शुरू करना है तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे ना। तो इसके 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मिनिमम अब जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए, 5000 से कम पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके उसे तुम सेंसस टाउन बोलोगे। तो मिनिमम पॉपुलेशन आ गई, बिकॉज शहर बढ़ेंगे, गांव में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होना रेयर चांस होता है। गांव में 1000-1200 बंदा होगा ज्यादा से ज्यादा बड़े गांव में, उससे ज्यादा बंदा फिर वो धीरे धीरे एक तरह से अर्बन सेंटर बनता जा रहा है, ठीक है। जब उसकी पॉपुलेशन 5000 क्रॉस कर जाती है तब उसे सेंसस टाउन के तौर पे मार्क कर दिया जाता है। मतलब वन ऑफ द क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे अगर तुम्हें सेंसस टाउन बनना है। और ये तीनों क्राइटेरिया तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी ये तुमसे 3 क्राइटेरिया पूछे जा सकते हैं कि सेंसस टाउन को मार्क करने के लिए क्या चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है ऑक्यूपेशन कैसी होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन में सिर्फ मेल्स की पॉपुलेशन गिनी जाती है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे है बायस है, मानता हूँ मैं, पर रूरल एरियाज में और हमारे इंडिया में अभी जो डेवलपमेंट रियलिटीज़ हैं, अभी भी हमारे 50% से ज़्यादा वुमेन वर्किंग नहीं है। तो अगर हम उन्हें कंसिडर करने लग गए तो ऑब्वियसली हमारे ऑक्यूपेशन के ग्राफ गिर जाएंगे। इस कारण सिर्फ मेल्स की ली जाती है, पर हाँ डिस्क्रिमिनेटरी ज़रूर है ये। जो मेल्स हैं उनकी वो मोर देन 75% जो मेल्स हैं वो अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर वो अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बस शहर मतलब गांव बड़ा होता जा रहा है, वो तब भी विलेज ही रहेगा, बस वो विलेज बड़ा होता जा रहा है। पर अगर 75% मेल नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं सेंसस टाउन्स में, तब उसे बोला जाता है कि हाँ ये जगह अब सेंसस टाउन बनती जा रही है, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा है तुम्हारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्क्वायर किलोमीटर में एक साथ कितने लोग रहने चाहिए। देखो रूरल एरियाज में कई बार क्या होता है, लोगों के घर दूर दूर भी होते हैं, तो स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी कम हो जाती है। अर्बन एरियाज में क्या होता है, लोग बहुत ही पास पास रहने लग जाते हैं, शहर तभी इतने क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। एक ही स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रह रहे होते हैं जो रूरल एरियाज में काफी स्ट्रेच में जाके तुम्हें मिलेंगे। इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 400 पीपल, 400 लोग रहते हों पर किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जो एक रेडियस बनेगा 400 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर का, इसके अंदर 400 लोग रहते हैं, ये क्राइटेरिया आ गया, ठीक है, कि इतने क्लोजली पैक्ड हो। क्लियर। ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे। जैसे कई बार गांव भी बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, पर वहाँ पे लोगों की ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहती है मेन, और मिनिमम पॉपुलेशन भी कम रहती है, तो वो 2 क्राइटेरिया नहीं पूरा करते, कोई एक नहीं पूरा करता। जब तक ये तीनों क्राइटेरिया पूरे नहीं होंगे तब तक ये जो सबसे जूनियर शहर माने जाते हैं सेंसस टाउन्स, उस लिस्ट में शामिल नहीं होते। तो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो वर्ल्ड वाइड अगर ट्रेंड की बात की जाए, इस टाइम सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन एक तो एशिया और दूसरी अफ्रीका में हो रही है। ऐसा क्यों। दुनिया की जो ज़्यादातर इस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन एरियाज में हो रही है, ठीक है। ये जो हमारी 21st सेंचुरी है, अब देखो जब मेंस के आंसर लिखने हैं तुम 2 चीज़ें लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, पर दोनों को एक साथ मत लिखना।
जिस आंसर में जो चीज सही बैठे उसके तौर पे लिख लेना। जो 21वीं सेंचुरी है, जो 21st सेंचुरी है, इसे एशियन सेंचुरी भी बोला जाता है और अफ्रीकन सेंचुरी भी बोला जाता है। तुम्हारी ज्यादातर सारी डेवलपमेंट वर्ल्ड की इस टाइम ये दो जगहों पे हो रही है। अब इन्हें ये फिर दोनों की सेंचुरी कैसे बोला जाता है? बेसिकली एशिया में क्या हो रहा है, जो वेस्ट देश अमीर थे ना, अब धीरे धीरे वेल्थ ओवर द टाइम ईस्ट वर्ल्ड में आ रही है, यानी कि इंडिया, चाइना, वियतनाम ऐसे देशों में आने लगी है। तो ये कंट्रीज अब वेल्थी बन रही है, अमीर हो रही हैं। ये कंट्रीज बहुत तेजी से डेवलपमेंट के रास्ते बढ़ रही है। ठीक है, ये एशिया की मतलब एशिया के डेवलपमेंट का पाथ 1970 के मिड से कंट्रीज ने शुरू किया था और 80s तक, मतलब 1970 से 80s के बीच में लोगों ने शुरू कर लिया था। इंडिया ने भी 80s में शुरू किया था, पर हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। हमने 1991 के बाद प्रोग्रेस तेज की है, ये हम इकोनॉमी में देखेंगे। यहाँ के लिए अभी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि 1970s और 80s ये वाला कंसेप्ट। ये एशियन सेंचुरी कैसे है? बिकॉज दुनिया की ज़्यादातर वेल्थ एशिया में शिफ्ट हो रही है और ज़्यादातर डेवलपमेंट अफ्रीका में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में जब लोग बाहर चले जाते हैं उन्हें यही बोला जाता होता है, मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट सबसे ज़्यादा फायदा तो उसमें जो आइल्स की कोचिंग दे रहे हैं या लोगों की इमिग्रेशन करवा रहे हैं उनका ही होता है। पर लॉन्ग टर्म में ये बोला जाता है कि तुम ऐसी प्रोग्रेसिव जो अभी डेवलपमेंट के पाथ पे कंट्रीज होती है, वेल्थ वहीं पे आनी है। तुम उन्हें छोड़ के जब किसी और कंट्री चले जाते हो जो कंट्रीज अब डिक्लाइन पे हैं, ठीक है, तो आज वहाँ पे लाइफ कंडीशंस अच्छी हैं, नो डाउट, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर है। पर आज से 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा? तुमने तो वहीं पे घर बसा लिया, फिर क्या होगा? तो आने वाले टाइम में एशियन सेंचुरी और अफ्रीकन सेंचुरी, यहाँ पे अब हो क्या रहा है, ज़्यादातर जो रूरल सेंटर्स थे अब धीरे धीरे वो अर्बन सेंटर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन रीजन ट्रेड एंड कमर्स है। एक टिपिकल एग्जांपल लगा के चलते हैं। लेट्स सपोज एक रूरल एरिया था। रूरल एरिया के बीच में एक बहुत बड़ी, एक दिन सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को परमिशन दे दी कि तुम यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा लो। ठीक है, इसके आसपास एक छोटा सा गांव था। इस फैक्ट्री में 1000 लोग काम करेंगे। ठीक है, अब जब इन लोगों ने, फैक्ट्री तो शुरू होगी, स्टार्टिंग में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा देगी फैक्ट्री, पर लॉन्ग टर्म में फैक्ट्री क्या कहती होती है कि तुम अपने खुद की अकोमोडेशन, सबके लिए कभी भी अकोमोडेशन नहीं होती। तो कहते हैं आसपास देख लो, ये जब गांव में घर थे, ये अपना घर स्टार्टिंग में रेंट आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज रूम दे दिया अपने अपने घर में सबने, तो एक एडिशनल इनकम शुरू हो गई है जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। अपना घर किराए पे चढ़ाना भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। उसके बाद इनमें से इस घर वाले ने देखा कि ये सामने वाली ज़मीन इसकी थी। इसने सोचा मैं यहाँ पे खाने के लिए एक ढाबा खोल देता हूँ और ये सारे फैक्ट्री वर्कर्स शाम को जब फ्री होंगे कम से कम चाय पीने आ जाएंगे, नहीं तो कभी इनका फैक्ट्री के अंदर जो खाना मिल रहा है नहीं खाने का मन हुआ तो लंच टाइम भी आ जाएंगे। तो मेरी इससे भी इनकम बढ़ने लगी। इसे देख के किसी ने यहाँ पे टी स्टॉल भी खोल ली कि मैं छोटी मोटी ब्रेक्स वो सब कुछ अरेंज कर लूँ। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट बनने लग जाती है। अब जब फैक्ट्री शुरू हुई है, फैक्ट्री सारा का सारा सामान कभी खुद नहीं बनाती। फैक्ट्री को हमेशा जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आसपास के एरिया से चाहिए होते हैं, वो कोशिश करती है सबसे पास वाली जगह से मिल सके।
तो जहाँ पे फैक्ट्री खुलती है ना, वहाँ पे जिनके पास अब टेक्निकल जानकारी होती है कि फैक्ट्री को कैसे चाहिए, वो क्या करते हैं, अपना छोटा सा यहाँ पे यूनिट खोल लेते हैं जो इनके स्पेयर पार्ट्स बना सके। ठीक है, और ये फैक्ट्री को सप्लाई कर सके। अब इन्हें भी वर्कर्स चाहिए होंगे। लेट्स सपोज ये पर बंदा 10-10 वर्कर रख रहा है। ठीक है, ढाबे वाले भी वर्कर रख रहे हैं। लेट्स सपोज ये सारे मार्केट वाले 3-3 वर्कर रख रहे थे, कोई 2 रख रहा है, कोई एक ही वर्कर रख रहा है, चलो एक खुद हो गया, एक वो हो गया। धीरे धीरे ये टाउन एक्सपैंड करता जा रहा है। क्लियर? फिर अब ये जो सारे लोग हैं और जो फैक्ट्री के लोग हैं, इन्हें अपने अपने घर बनाने की ज़रूरत होगी, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई वैसी ज़मीन खरीद के, जिनके पास पैसा इकट्ठा होता जाएगा, वो अपने घर बनाते जाएंगे इन एरियाज में। ठीक है, ताकि हम रूम रेंट पे लेने से बेटर है कि अपने खुद के घर बना के रहना शुरू कर सके। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है, एक गांव जहां पे पहले सारा रूरल एरिया था, वहां पे अब जमीनें बिक गई हैं और उससे वहां पे घर बन गए हैं, मार्केट बन गई है, दूसरी साइड पे सपोर्टिंग यूनिट बन गए हैं। इसी से ही जुड़े हुए एक और कोई आसपास जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज होंगी, वो भी आनी शुरू हो जाएंगी उन्हें, क्योंकि पता है कि स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, तो हम भी इसके पास ही प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते अर्बन सेंटर्स, जो ट्रेड और कमर्स के कारण अर्बन सेंटर्स बनते हैं, ये पूरे डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये पूरा का पूरा एक शहर डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं एक दूसरे कलर से लिख दूं ताकि तुम्हें इस सारे के बीच में समझ आ जाए। क्लस्टर टाउन, सबसे पहले देखो क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर होता है एक झुंड, ठीक है, एक साथ जोड़ के। ये एक क्लस्टर था जो गांव के पहले लोग रह रहे थे। मार्केट अलग से क्लस्टर बनने लगी थी, ये यूनिट्स अलग क्लस्टर बनने लगी थी इस फैक्ट्री के साथ। ठीक है, और ये हाउसिंग अलग लगा गई। ओवर द टाइम ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और पूरा का पूरा एक शहर बन जाता है। तो इस कारण सरकार की हमेशा कोशिश होती है जो फैक्ट्री लगनी है वो हमेशा रूरल बैकवर्ड एरियाज में लगे, बिकॉज अगर एक बड़े स्केल की फैक्ट्री लगेगी ना, वो अपने आप अपने आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा कर देती है। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण अपने आप लोगों की प्रोग्रेस हो जाएगी और लोग एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के और एक्टिविटीज करने लगे। बेसिकली इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा बर्डन है। जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में देखा था, हमारे यहाँ पे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तुम्हारे एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही, वो इसी का एक सबसे बड़ा एक और फैक्टर भी है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर खेत में 4 लोग लगे हुए हैं, ज़रूरत सिर्फ 2 की है, तो ये 2 लोग कोई एडिशनल काम भी तो कर सकते थे, जिससे और इनकम हो जाती पूरी फैमिली की। लेट्स सपोज सारी फैमिली, 4 लोगों की फैमिली है, वो चारों ही लगे हुए हैं काम, 2 लोग कोई और काम करते, खेत से उतनी इनकम रहती, 2 लोग और कोई इनकम करके अपने आप फैमिली की इनकम बढ़ा देते। ठीक है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और दूसरा, बिकॉज हमारी आज भी अराउंड 50% आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है, बिकॉज एग्रीकल्चर अपने आप में कभी ज़्यादा पैसे कमा के नहीं देगा। हमारे यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होने की।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में, अगर तुम कंट्रीब्यूशन देखोगे, वो करता है सर्विस सेक्टर। मैं एक बार ब्रॉड आउटलाइन देता हूँ। देखो, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, इन्हें समझो। मैं एक बार ये क्राइटेरिया समझा दो, फिर समझाता हूँ क्यों अर्बन सेंटर्स की तरफ वापस आता हूँ। फिर एक होता है तुम्हारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे अगर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बोली जाए तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे सामान बनाया जाता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है तुम्हारा सर्विस सेक्टर, जिसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी याद रखना, और इनसे जुड़े हुए सेक्टर भी। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर का काम क्या है, प्राइमरी सेक्टर का काम क्या है, रॉ मटेरियल, जो जैसे लेट्स सपोज कॉटन के किसी ने बिजाई किया, तो कॉटन का प्लांट ही उगा है ना, उसमें वो फूल ही आए हैं, अभी उससे डायरेक्टली शर्ट तो नहीं बन सकती। ये सिर्फ रॉ मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आलू उगाए, पर अब चिप्स तो नहीं बने अभी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, ये रॉ मटेरियल को लेता है और इससे कोई ना कोई सामान बनाता है। जैसे मैंने पोटैटो का एग्जांपल दिया, आलू का एग्जांपल दिया, उससे चिप्स बनेंगे। यहाँ पे पोटैटोज को प्रोसेस करके चिप्स बना के पैक कर दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, जैसे कि अब फैक्ट्री से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट भी करना है तुमने सामान को, उसके बाद वहां पे जो शॉप है, जो दुकान है जिससे तुम चिप्स खरीद रहे हो, वो बना भी कुछ नहीं रहा है, उगा भी कुछ नहीं रहा है, वो सिर्फ तुम्हें सामान बेच रहा है ना, इस कारण उसे कहते हैं कि वो सिर्फ तुम्हें एक सर्विस दे रहा है, वो ऊपर में से कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। वो होता है सर्विस सेक्टर। इस सर्विस सेक्टर में सारे तुम्हारे सपोर्टिंग सेक्टर आ जाते हैं, जैसे बैंक भी आ गया, तुम्हारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आ गए। कोई भी चीज जो ना कुछ बना रही है ना कुछ उगा रही है, बस सर्विसेज दे रही है, वो सर्विस सेक्टर होगा। अब हमारी जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और सबसे कमाने वाला सेक्टर भी कौन सा है, वो है सर्विस सेक्टर। हमारी जीडीपी की ऑलमोस्ट 60% जो पैसा है, हमारी पूरी इकोनॉमी का 60% पैसा वो सर्विस सेक्टर कमा रहा है, ठीक है। कुछ 22% ये कमा रहे हैं और 18% के करीब ये कमा रहे हैं। ये हमारी टोटल वेटेज है पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। पर इसमें अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इसलिए आती है, ये फिगर्स ना बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं जब हम पॉपुलेशन कितनी काम पे लगी हुई वो देखते हैं। अब ये पैसा कमा रहा है 18%, पूरी इकोनॉमी का सिर्फ 18% पैसा एग्रीकल्चर में है, पर यहाँ पे हमारी 55% पॉपुलेशन लगी हुई है। तो यानी कि हमारे कंट्री की 55% आबादी जो है वो सिर्फ 18% पैसा, उनके पास भी तो वही 18% पैसा जा रहा है, तो 55% आबादी के पास सिर्फ 18% पैसे की कंट्रीब्यूशन जा रही है। सारा का सारा पैसा ऐसा नहीं है कि बराबर बट रहा होगा, बड़े किसान के पास ज़्यादा, छोटे के पास कम, और उसमें भी अलग अलग सिस्टम होगा, पर 55% लोग यहीं लगे हुए हैं। दूसरी साइड अगर तुम सर्विस सेक्टर देखोगे, सर्विस सेक्टर में इससे बिल्कुल उल्टी फिगर है। 18% पॉपुलेशन तुम्हारी 60% पैसा कमा रही है, तो डायरेक्टली जंप आ गया, ठीक है। 18% पॉपुलेशन तुम्हारी 60% पैसा कमा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सब में बराबर पैसा बट रहा होगा। अब ऑब्वियसली अंबानी जैसे भी सर्विस सेक्टर में ही आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस के सबको बराबर पैसा बट रहा है। ऊपर जितना होगा बंदा उससे ज़्यादा मिल रहा होगा, नीचे जितना होगा उससे कम मिल रहा होगा, पर
ओवरऑल सर्विस सेक्टर में 60% पैसा जा रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ हमारी 18% पॉपुलेशन। तो सर्विस सेक्टर वैसे भी कभी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नए यूनिट्स आने, कंपटीशन जैसे बढ़ता जाता है, नए यूनिट्स का आना बहुत मुश्किल होता जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक्सपैंड की जा सकती है, मतलब मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा इसमें, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कल फैक्ट्री सोचा खोल दी तुम्हारा सामान लोग खरीदने आ जाएंगे, मेहनत इसमें बहुत लगेगी। पर इसे कंपैरेटिवली, बिकॉज वर्ल्ड वाइड जब तुम चीज़ें सप्लाई चेन का पार्ट, लेट्स सपोज तुम पूरे के पूरे मशीन नहीं बना रहे हो, सिर्फ स्क्रू बना रहे हो, स्क्रू बनाने में भी लोग करोड़ों कमा जाते हैं, पर उसके चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर भी अगर हम सर्विस भी बढ़ाना चाहें बढ़ा तो और भी देंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बढ़ाना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये जो एक्सेस में पॉपुलेशन है ना, इसे अब्जॉर्ब करेगा। देखो अब सर्विस सेक्टर में तो लेट्स सपोज जैसे कंप्यूटर आ गए, यहाँ सर्विसेज देने के लिए कम बंदे भी लग जाएं तब भी तुम्हें सर्विसेज मिल जाती है। जैसे आईटी का सेक्टर है, आईटी के सेक्टर में ज़रूरी तो नहीं है कि एक लेट्स सपोज आईटी का काम है, वेबसाइट्स बनाने का काम है, ऐसा तो है नहीं ना एक वेबसाइट एक ही बंदा बना रहा होगा, एक बंदा एक टाइम पे कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट कर रहा होगा, तो बाकी 14 बंदों का काम मारा गया ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तुम्हारे दो ही हाथ हैं, अगर दो हाथ स्क्रू बनाने में जितने एक घंटे में स्क्रू बना पाते हैं, अगर स्क्रू की डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हें और बंदे हायर करने ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब एम्प्लॉय की जा सकती है। इसी के चलते हुए हमने एक मिशन लॉन्च किया था 2 साल पहले, 2 साल पहले नहीं, काफ़ी 2015 में लॉन्च किया था, 5 साल हो गए, मेक इन इंडिया। इस मिशन का मेन फोकस ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। इस मिशन का मेन फोकस ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना। पर ये मिशन भी फेल हुआ है, तो इसे लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो नहीं बने, पर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण हमने इसे थोड़े से लेस ग्रेड पे सेटल हो गए हैं, जो निकल के आया है एंड में वो है असेंबल इन इंडिया। फिलहाल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे नहीं टेक ऑफ कर पाई अभी भी, तो हम अभी असेंबल इन इंडिया पे सेटल डाउन कर रहे हैं। जैसे कि बाहर से सामान बन के आता है, इंडिया में अब असेंबल हो जाता है, कुछ पार्ट्स चाइना से आएंगे, कुछ वियतनाम से आएंगे, चाहे बांग्लादेश से आएंगे, हम उन्हें जोड़ के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार कर रहे हैं। पर एटलीस्ट इसके कारण हम दुनिया की जो सप्लाई चेन, इसे सप्लाई चेन कहते हैं, सप्लाई चेन का पार्ट बन गए। सप्लाई चेन क्या होता है कि एक टुकड़ा कहीं पे बना, अगले टुकड़े के साथ कहीं पे जुड़ा, फाइनली उसकी पैकिंग कहीं पे हुई, उसकी कस्टमर केयर सपोर्ट कोई और दे रहा है, इसे कहते हैं ये सप्लाई चेन है। हम इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए, इस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए हैं। कॉल सेंटर्स में तो हम पहले ही, ये सपोर्ट जो टेक्निकल सपोर्ट है, कॉल सेंटर तो वैसे ही ज़्यादातर इंडिया में ही लोकेटेड है, ठीक है, बहुत बड़ा दुनिया के कॉल सेंटर्स का रेशो इंडिया में है। वो नंबर पड़ा होगा तुमने जगह पे, 1800 करके जो हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है ना, ये इंडिया का नंबर है। ये सारी कस्टमर केयर कॉल्स इंडिया को आती होती है 1800, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए वापस अर्बनाइजेशन की तरफ आते हुए, तो ग्लोबल ट्रेंड ज़्यादातर अर्बनाइजेशन के ऊपर ही फोकस है, बिकॉज अर्बन सेंटर्स में पैसा भी ज़्यादा कमाया जाता है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर है, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, हर चीज़ तुम्हें ज़्यादा मिलती है। पर क्या चीज़ें हैं जो लोगों को रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने पे मजबूर करते हैं?
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने पे मजबूर करते हैं या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? इन्हें दो कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं। एक कैटेगरी हुई तुम्हारी पुल फैक्टर और दूसरा हुआ पुश फैक्टर। ठीक है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। तो पुल मतलब खींचना, अर्बन सेंटर्स अपनी तरफ एक तरह से अर्बन अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुल फैक्टर अपनी तरफ खींचना, कौन सी चीज है जो अर्बन सेंटर्स अपनी तरफ खींचेंगे? इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा वहां पे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें बेटर मिलेंगी। तो हर कोई सोचता है कि शहरों में जाके रहते हैं, एक तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा काम का, दूसरा काम की वैरायटी भी ज़्यादा मिलेगी, तीसरा वहाँ पे जब रहेंगे साफ सफाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ आसपास सब कुछ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। तो वो होगा तुम्हारा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर है रूरल एरियाज जो लोगों को बाहर जाने पे मजबूर कर रहे हैं। लोग जाना नहीं भी चाहते, तब भी उन्हें निकाला जा रहा है। मतलब निकाला ऐसे नहीं कि कोई उन्हें गांव से निकाल रहा है, मजबूरियां कैसे उन्हें गांव से बाहर निकाल रही हैं। इसमें सबसे पहले तो तुम्हारे गांव में अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, हर कोई अगर खेती ही कर रहा है, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्या है? या तो तुम एग्रीकल्चर करोगे या कोई एग्रीकल्चर से जुड़ी एक्टिविटी, या ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी वहां पे दुकान खोल लोगे, पर उससे भी कितने पैसे कमाओगे? ठीक है, और चीजों में लोगों को बेटर पढ़ाई के लिए बाहर मूव करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें बेहतर हॉस्पिटल्स, लेट्स सपोज पुश फैक्टर ऐसा नहीं है तो कई बारी जैसे गांव से अगर तुमने अच्छे अस्पताल में दिखाना है तब भी तुम्हें शहरों में आना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हारी हेल्थ केयर भी तुम्हें बाहर पुश करती है। सॉरी। और लास्ट चीज, कोई डिजास्टर के कारण अगर पीछे सब खत्म हो जाए तब भी लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ जाता है कई बार। लेट्स सपोज कहीं पे कोई फ्लड्स आ गए, पीछे सब खत्म हो गया, तो लोगों को लगता है कि अब यहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से शुरू करेंगे, कमाई हो ना हो, कब तक सेटल होंगे, कितनी ही कमाई पहले थी। तो लोग क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं और शहरों में स्ट्रगल शुरू करते हैं। यहीं से कई बार तुम्हारे स्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये फोर्सफुल लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक और फैक्टर अगर मैं तुमसे पूछूं, लाइफ में एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, लाइफ में कौन ज्यादा माइग्रेट करता है? मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में कौन ज्यादा माइग्रेट करता है? मेल ज्यादा माइग्रेट करते हैं या फीमेल्स? किनकी माइग्रेशन ज्यादा है? मेल, फीमेल्स। क्यों मेल, क्यों फीमेल, क्यों? सर क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जया तुम्हारे आंसर? सर जिनकी मैरिज हुई होती है वो उनके साथ फिर जाती है, मेल्स के साथ ही माइग्रेशन करती हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली एक तुम्हारी इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी है। ज्यादा माइग्रेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी इधर हैं
बिकॉज माइग्रेशन ज़्यादा फीमेल साइड्स पे होती है। मेल तो शायद अपने शहर में रह के ही काम करता रहे, अपना कोई भी लेट्स सपोज एग्रीकल्चर भी कर रहा है तो शायद अपने गांव में ही रहे, पर फीमेल्स की जब मैरिज होगी उन्हें मूव आउट करना ही पड़ेगा, मेल के घर में, मेल के शहर में, जहाँ पे भी। तो ओवरऑल अगर तुम पॉपुलेशन देखोगे, माइग्रेशन मैंने कब कहा कि पैसे से जुड़ी हुई है, माइग्रेट कौन ज़्यादा कर रहा है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब जो तुम्हारी ज़्यादातर लेबर वापस गई है लॉकडाउन के टाइम, उस टाइम देखने वाली बात है कि ये फिगर वापस भी कौन सा रोल ज़्यादा प्ले करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हब में ज़्यादा यहाँ ये होंगे, पर जहाँ पे फैमिलीज एक साथ मूव कर रही थी वहाँ पे वुमेन का बर्डन ज़्यादा है, खासकर जहाँ पे अब माइग्रेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे माइग्रेंट लेबर वापस जा रही थी तो उनके आगे अगर बच्चे आ गए तो उन बच्चों को भी कैरी करना, ठीक है, घर का सामान भी उठा के लेके जाना, ये सारी तस्वीरें अभी तभी तो आई थी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो माइग्रेशन होती है वो इकोनॉमिक या एजुकेशनल माइग्रेशन होती है। यहाँ पे मैरिज के कारण तो होनी ही होनी है, प्लस इनकी भी इकोनॉमिक और एजुकेशनल माइग्रेशन तो है ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये है माइग्रेशन का ओवरऑल ट्रेंड। अब वापस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पे जाऊं, लॉन्ग टर्म में अब रूरल एरियाज में क्या हो रहा है माइग्रेशन के कारण। रूरल एरियाज में ना दो फैक्टर्स, दो टर्मिनोलॉजीज लॉन्ग टर्म में आती जा रही हैं। एक तो है वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है एजिंग ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब दो फैक्टर्स जो देखने वाले हैं रूरल एरियाज में माइग्रेशन के कारण क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो देखने वाली बात है। लेट्स सपोज वुमेन जो जहाँ पे रह रही थी, मतलब उनके हस्बैंड के गांव में जब उनकी शादी हुई वहां पे जाके रहने लगी, हस्बैंड को काम के लिए बेटर इकोनॉमिक ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हस्बैंड को अगर अर्बन शहर वो शिफ्ट हो गया कि मैं वहां जाके लेबर का काम कर लूँ या कोई भी काम कर लूँ, वुमेन यूजली अपने उसी शहर में रह जाती है। अब हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर में जो ज्यादातर जेन वुमेन लेबर इन रूरल एरियाज, अब ज्यादातर जो एग्रीकल्चर में लेबर बढ़ती जा रही है ना वो वुमेन की बढ़ती जा रही है, बिकॉज मेन और एक्टिविटीज जाके एक्सप्लोर करना चाहते होते हैं कि अर्बन सेंटर जाके कहीं और कोई काम मिल जाए तो हम सपोर्ट कर सकें वुमेन के ऊपर, बिकॉज फैमिली बर्डन्स भी है, पीछे फैमिली संभालने का काम भी है। इस कारण वुमेन हमेशा पीछे रह जाती हैं और वो इस काम पे रह जाती हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी तो बिकॉज फैमिली को तो सपोर्ट करना ही है, तो एग्रीकल्चर के जो वहाँ पे फील्ड्स हैं वो उनमें काम करने चली जाती हैं। इस कारण इंक्रीज लेबर ऑफ वुमेन की इसमें बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो ट्रेंड, जो टर्मिनोलॉजी है वो है वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसे अपने मेंस के आंसर में जरूर यूज करना, ये बहुत ही पावरफुल टर्मिनोलॉजीज हैं ये दोनों, ये की वर्ड्स हैं ये दोनों। ठीक है, अगर तुमसे एग्रीकल्चर सेक्टर के इमर्जिंग फैक्टर्स का भी आ जाए, ठीक है, कोई ट्रेंड्स की कहीं पे तुमने एग्रीकल्चर की बात करनी है या अर्बन रूरल माइग्रेशन की बात करनी है, कोई माइग्रेशन पे क्वेश्चन आए, अगर रूरल माइग्रेशन का कुछ लिखना है तो ये बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। दूसरा, एजिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, जो यूथ है वो अब के टाइम में जो ट्रेंड है वो एग्रीकल्चर को ऑप्ट नहीं कर रहा।
वो जाना चाहता है अर्बन एरियाज में और वहां जाके कोई नौकरी ढूंढना चाहता है। तो पीछे क्या हो रहा है, जो पिछली जनरेशन थी, जो ओल्ड जनरेशन है, जो एज हो चुके हैं तुम्हारे, वो अभी भी फिर कंटिन्यू कर रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ, बिकॉज और कोई संभालने वाला नहीं है पीछे, तो उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अपने आप यहाँ पे जो ट्रेंड हो रहा है, जो एवरेज एज थी, ठीक है, एवरेज एज ऑफ वर्किंग इन फील्ड्स, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि यूथ और ओल्ड एज पॉपुलेशन, ये दोनों में ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नहीं? क्लियर है? इससे आगे बात आती है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन के असर क्या हैं, क्या क्या वहाँ पे सफरिंग्स और अर्बनाइजेशन, मतलब जब पूरा प्रोसेस होता है तो लोगों को क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं अर्बन सेंटर्स में। देखो, जब अर्बन सेंटर्स बढ़ते हैं, जैसे कि मुंबई का एग्जांपल लगाते हैं, जो एवरेज हाउसिंग की जगह होती है ना, घर छोटे होते जाते हैं क्योंकि घर महंगे होते जाते हैं। पहले तुम्हें शायद बहुत कम पैसे में पूरा का पूरा फ्लैट भी कोई दे दे, फिर बंदा क्या पर रूम चढ़ाने लग जाता है, फिर तुमने पीजी में ट्रेंड देखा होगा पर बेड भी चढ़ाने लग जाते हैं। होता क्या है, महंगाई बढ़ती जाती है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे मुंबई में देखोगे ना, तो मुंबई में लोगों का इतना बुरा हाल है, जो मुंबई लोग जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, एक छोटे से कमरे में भी 5-5 7-7 लोग रह रहे होते हैं। इसके कारण तभी तो अब जब तुम्हारा कोरोना फैला था, मुंबई में सबसे बड़ा खतरा ही ये है कि मुंबई में अभी भी जैसे केस सबसे ज्यादा वहीं पे आ रहे हैं, वहां पे यही तो सबसे बड़ा खतरा है कि अगर एक बंदे को भी हो गया, वो कभी सोशल डिस्टेंसिंग रख ही नहीं सकते, वो इतनी पास पास तो सोते हैं सारे, तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो स्मॉल स्पेसिंग के कारण एक तो घरों में, घरों के अंदर भी और पूरी लोकेलिटी में भी ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अब तुम्हारे इस चीज में जैसे हम बात करें, एक तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी, अब एक जगह से भी तो डिमांड बढ़ेगी, सबकी ज़रूरतें तो है ही, लेट्स वो सबने फ़ोन चार्ज पे लगाने हैं, तो 5 लोग रह रहे हैं, 5 के 5 प्लग तो एक टाइम पे यूज़ होंगे, तो ओवरऑल शहर की सप्लाई, पावर सप्लाई की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और तीसरी चीज़, जो क्लोज डिस्टेंस, अब तुम मॉडर्न डे में जो पॉइंट लिख सकते हो, क्लोज डिस्टेंस के कारण क्लोज कॉन्टैक्ट जो डिजीजेज हैं वो फैल सकती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साथ में एग्जाम्पल लिख के कोविड लिख देना, बिल्कुल सही सेंस बनाएगा। सेकंड है वाटर स्कैरसिटी। वाटर रिसोर्सेज पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, ग्राउंड, ज़्यादातर शहरों का पानी देखो यहाँ ग्राउंड वाटर से आता है, उसके बाद सेकंड है जो आसपास लेक्स होती हैं। होता क्या है कि जितना अर्बन सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राउंड वाटर और लेक्स का पानी कहीं ना कहीं तो कम पड़ने लगेगा अगर तुम उसे रिचार्ज नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे सप्लाई अपने आप या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि इतने घंटे से इतने घंटे ही पानी आएगा, या एक मिनट, इरेगुलर लिखना था, सॉरी, इरेगुलर हो जाती है कि आज आया कल नहीं आया, कोई फिक्स नहीं है कि कब पानी आएगा, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम्स भी शहरों में आने लग जाती हैं। तीसरी प्रॉब्लम इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो है सैनिटेशन की। वो कैसे जुड़ी हुई है मैं बताता हूँ। पहले तो आसपास जितना क्राउडेड जगह होगी उतनी ही गंदगी ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा, वाटर स्कैर्सिटी में कैसे बता रहा हूँ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, स्कैर्सिटी के कारण जो लेक्स हैं, ये प्रॉब्लम तुम्हारे बैंगलोर शहर की है। बैंगलोर का एग्जांपल बता रहा हूँ। बैंगलोर में क्या हो रहा है, बैंगलोर में बहुत सारी लेक्स हैं और एक्चुअली बैंगलोर शहर की ज़्यादातर वाटर सप्लाई बैंगलोर की लेक से पूरी की जा सकती है। कुछ की जाती है, कुछ की जा सकती है। बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जिससे हाँ की जा सकती हैं। उसकी बहुत ही सुंदर लेक्स बनाई जा सकती हैं पहले तो लोगों के जाने के लिए, और वहाँ से वाटर सप्लाई लोगों के घर तक भी पहुँचाई जा सकती है। पर हुआ क्या, वहाँ पे जो आसपास इंडस्ट्रीज है ना, वो अपना वेस्ट उस लेक में फेंकती रही, जिसके कारण ओवर द टाइम वो सारी लेक्स यूज़ के लिए ही नहीं बची हैं। और हर साल किसी ना किसी एक लेक में वहाँ पे कुछ जो ज़्यादा पोल्यूटेड लेक्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, लेक के ऊपर ना आग तक लग जाती है। पानी के ऊपर आग लगना बहुत ही अलग फैक्टर है, पर उसके अंदर केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ऊपर अलग परत, जैसे तेल की पूरी परत होती है ना, वैसा जम जाता है। पानी तो नीचे होता है, ऊपर ये तेल सारा जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर सैनिटेशन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे अर्बन सेंटर्स में बन जाती है। क्लियर। अगली चीज है तुम्हारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इनके ऊपर स्ट्रेन आने लग जाता है, ठीक है। अगर एक हॉस्पिटल पॉपुलेशन देख के बनाया गया है कि ये हॉस्पिटल में जितने बेड्स हैं ये 10,000 की पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं, पर वहां पे आबादी लेट्स सपोज 20,000 भी होगी, अपने आप हॉस्पिटल पे डबल प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तभी फिर वेटिंग लाइंस भी लगती हैं, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, कितने कितने दिन वेटिंग लगती है। और आसपास के जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो भी अर्बन सेंटर्स के हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो वैसे ही टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स नहीं है, इस पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ही नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो शहर ही आना पड़ता है। तो 20,000 अपनी शहर की पॉपुलेशन, आसपास के एरिया से और ज़्यादा पॉपुलेशन, वो सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो इन्हें क्रम्बल करने पे लगा देती है, ठीक है। तभी अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ के दिल्ली ने एक बारी के लिए कोरोना वायरस या बाहर वाले पेशेंट्स को एडमिट करना बोला था कि हम एडमिट नहीं करेंगे कोविड के चलते हुए, कि हम बाहर सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंट्स को ही एडमिट करेंगे, बिकॉज दिल्ली की अपनी आबादी इतनी है कि वो आसपास के एरियाज तो कैसे कर ले। पर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। पर रियलिटी यही है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अर्बन सेंटर्स में हर जगह क्रम्बल करता है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमने लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन क्यों किया गया, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में, मतलब जब बोला जाता है कि फिर स्टार्टिंग में ही क्यों लॉकडाउन किया, जब अब अचानक ओपन करके केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं। हमारा हम हमारी उम्मीद थी कि केसेस कम हो जाएंगे, इस कारण हमने इतना हार्श, जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोक दी, ऐसा लॉकडाउन किया। और इसका पीछे रीजनिंग क्या थी, हमारी जितनी आबादी है ना, हमारी आबादी के मुताबिक हमारे हॉस्पिटल और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार नहीं है। अगर देखो डेथ नहीं भी होती, पर अगर कोविड के केस आते हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन, अब जितने कोविड के केस आते हैं उनमें से सबको भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लेट्स सपोज सिर्फ 50% केसेस को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है इतनी कि किसी को ट्रीट किया जा सके, ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, रखने की जगह नहीं है। तो हमने इसका ऑल्टरनेटिव, सरकार ने पहले इसका ऑल्टरनेटिव ये सोचा था कि हम क्या करते हैं, हम लॉकडाउन कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, 21 दिन का गैप आएगा, कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। पर हमारा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, लोग तब भी घूमते रहे, आपस में इधर से उधर ट्रैवलिंग भी होती रही, बहुत सारे जो लूप होल्स और प्रॉब्लम्स रही, उसके कारण हमारा लॉकडाउन फेल हुआ और केसेस वहीं खड़े हैं। अब ना सरकार के पास लॉकडाउन करने की कैपेसिटी है, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है, और दूसरी साइड
तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार नहीं है। तो हम अब डबल बर्डन, एक साइड इकोनॉमिक का बर्डन भी आ गया और दूसरी साइड हेल्थ केयर का बर्डन तो है ही है। नेक्स्ट इज स्लम्स एंड पोल्यूशन। देखो स्लम एरियाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक्चुअली स्लम एरियाज में बीमारी लगने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो सैनिटेशन की वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वाटर की भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्लोज स्पेसिंग की भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास जैसे ना, हाँ, गैस के या किसी चीज़ के कनेक्शन नहीं होते, तो उन्हें चूल्हा और या ऐसी चीज़ों पर डिपेंड ज़्यादा करना पड़ता है। सिलेंडर ले सकते हैं पर अभी भी जैसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि इंडिया की आज भी ज़्यादातर पॉपुलेशन चूल्हा ही यूज़ करती है। तो उसके कारण हाउस होल्ड में एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ये हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है। दूसरा तुम्हारा एयर पोल्यूशन अलग है, उसके मैं अगले फैक्टर में बोलूँगा। वो हो गया तुम्हारे, एक तो ट्रैफिक जाम्स हो गए एंड स्ट्रेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कई बार हैरानी होती है लोग दिल्ली में जाके रह कैसे रहे हैं, पर दिल्ली में अगर मेट्रो ना होती तो दिल्ली में लिटरली रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। अभी मेट्रो होने के बाद भी मेट्रो भरी जाती हैं, उसके बाद जो वहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस हैं वो भी भरी जाती हैं, तब भी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज है, क्योंकि दिल्ली में जितना लोगों का इन्फ्लक्स है उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी नहीं मीट कर पा रहा। तो हद से ज़्यादा लोडेड जाती हैं ये, ठीक है, जो लोडिंग कैपेसिटी है उससे आगे बढ़ के ही हम पूरे थ्रेशोल्ड तक लोगों को भर के लेके जाते हैं, तब जाके मुश्किल से हम डिमांड तब भी एक्चुअली नहीं पूरी कर पाते, ठीक है। पीक आवर्स में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, देखने वाला होता है कैसे धक्का मुक्की हो रही होती है तुम्हारी राजीव चौक पे। तो और लास्ट चीज़ है तुम्हारा फूड क्वालिटी। देखो रूरल एरियाज में एक रहने का तो फ़ायदा है कि खाना डायरेक्ट फील्ड से मिलता है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई उसमें इंजेक्शन लगाने की बात नहीं होती। डायरेक्टली लोग अपने यहाँ तो खुद के खेत से खाते हैं या आसपास किसी के नोन जहाँ से होगा वहाँ से खरीद के ले आते हैं, या आसपास के खेतों से ही चीज़ें बन रही होती है, तो पता होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं है। शहरों में क्या होता है, अब शहरों में प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है खाना। दूसरा, शहरों में ज़्यादातर तुम्हारे जो ट्रेंड है वो जंक फूड का है, तो जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी खराब है, जो खाना भी सप्लाई हो रहा है वो भी खराब है। तो दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, फूड हैबिट्स भी खराब है, लोग खुद भी हेल्दी कम खाते हैं, ठीक है, पर दूसरी साइड भी ट्रेंड यही है कि जो खाना अवेलेबल भी है उसमें प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर पता नहीं कितने स्प्रे किए होंगे। ये डाउट हमेशा मन में रहता है। क्लियर है? इस अर्बनाइजेशन के पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं?